हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 12th क्लास रेनबो बुक के 3 लेसन हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। चौथा लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 4 है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग से मतलब होता है, देखो, वसंत ऋतु के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे ये कुछ बच्चों की या कुछ बचपन की कहानियाँ हैं जिनमें जो बच्चे हैं उनका बचपन है वो किस प्रकार से एक गरीबी में या मजबूरियों में बंध कर रह गया है। तो यहाँ पे स्प्रिंग से मतलब वसंत ऋतु। ऋतु जो है वो खुशियों का प्रतीक होती है एक प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर इसका अर्थ है खोया हुआ वसंत या खोया हुआ बचपन। ठीक है, चलो पहले एक बार हम लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, लेसन देखो एनीज जंग के द्वारा लिखा गया है, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। एनीज जंग 1964 इज ए रिनोन इंडियन स्कॉलर एंड पोइट। एनीज जंग के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1964 में जन्म हुआ था और एक बहुत ही प्रसिद्ध जानी मानी इंडियन स्कॉलर एंड पोइट, भारतीय एक विद्वान और एक कवित्री है। शी हैज वर्कड एज जर्नलिस्ट एंड एडिटर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। जिन्होंने भारत में और विदेश में भी बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में काम किया है और एक एडिटर के रूप में भी। शी इज़ नोटेड स्पेशली फॉर हर लेवली एंड विविड डिस्क्रिप्शंस। उनको उनके जो लाइवली एंड विविड डिस्क्रिप्शंस, जो बहुत सारी विविड डिस्क्रिप्शन और जो जीवंत, लेवली होता है मतलब जीवंत या विविध जो वर्णन है, उनके लिए उनको जाना जाता है विशेष रूप से। In Lost Spring, Annie's Young depicts miserable and deplorable conditions of the families that lead a life of devotion in the vicious circle of exploitation due to poverty and lack of education. जो लोस्ट स्प्रिंग जो लेसन है, इसमें एनीज यंग डेपिक्ट्स मिजरेबल एंड डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ द फैमिलीज। यहाँ पर कुछ परिवारों की दयनीय कंडीशन को, मिजरेबल और डेप्लोरेबल मतलब पीड़ादायक जो कंडीशन स्थिति है उसको बताती है, उसको डिस्क्राइब करती है। दैट लीड ए लाइफ ऑफ डिप्रीवेशन इन द विशियस सर्किल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू प्योरिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, जो कि एक ऐसे जीवन को बताती है ऑफ डिप्रीवेशन, मतलब जो कि एक अभाव का जीवन जी रहे हैं, किसके कारण? इन द विशियस सर्किल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक्सप्लॉइट करना होता है ठगना, लूटना। ठीक है, तो शोषण करना एक तरीके से, वो शोषण के चक्र में फंस चुके हैं ड्यू टू पुअर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन, गरीबी और अशिक्षा के या शिक्षा की कमी के कारण। सी फोकस ऑन द चिल्ड्रन हु आर डूइंग मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज। वो ऐसे बच्चों पर फोकस करती है, प्रकाश डालती है, हु आर डूइंग मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क, जो कि मैनुअल एंड हैजार्डस टास्क, जो कि एक तरीके से जो निम्न कोटि के या हैजार्डस जो खतरनाक कार्य होते हैं वो करते हैं। टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ देयर फैमिलीज, अपने परिवार की आय को सप्लीमेंट मतलब सहायता देने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। मोस्ट ऑफ दैम सकम टू वरियस डिजीज बिफोर अटेनिंग देयर यूथ, और उनमें से ज़्यादातर अपना युवावस्था प्राप्त करने से पहले पहले ही अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये लेसन के बारे में मैंने बताया। अभी हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन 4 है स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग। समटाइम्स आई फाउंड ए रुपी इन द गार्बेज। मैं कभी कभी इसमें 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ या मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में, कूड़े के ढेर में। वाई डू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। whom I encounter every morning, इनकाउंटर होता है सामना करना, जिससे मैं मिलती थी रोज सुबह, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, जो कि कूड़े के ढेर में सोना खोज रहा होता था, सोना ढूंढ रहा होता था। इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जो कूड़े के ढेर हैं वहाँ पर। साहेब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब उसकी दूर की यादों में भी नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम, सिर्फ उसकी माँ उसे बताती है कि उसका घर था
वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे जो उनके घरों को और उनकी फसलों को बहा कर ले जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और नए शहर में, बड़े शहर में सोने की खोज में या पैसों की खोज में जहाँ पर वो अब रहते थे वहाँ आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही म्यूटर्स लुकिंग अवे। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो तो उसने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ करने को नहीं है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो माई एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने उससे कहा कि स्कूल जाया करो, लेकिन हाथ के हाथ मैंने आई से ग्लाइबली, मैंने उसको ऐसे ही लापरवाही से बोल दिया, बट मैंने तुरंत ही उसको ये रियलाइज़ किया, महसूस किया हाउ हॉलो माई एडवाइस शुड बी, कि मेरी जो एडवाइस है, मेरी जो सलाह है वो कितनी खोखली प्रतीत होगी उसके लिए। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है मेरे आसपास, जब बन जाएगा आई विल गो, तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने उसे लगभग आधे मजाक के स्वर में या हास्य के स्वर में मैंने उससे पूछा कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने बहुत तेज हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिन बाद मैंने उसे अपनी तरफ दौड़कर आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट। मैंने एक ऐसी प्रॉमिस की थी, एक ऐसा वादा किया था, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं था, इसलिए फीलिंग एम्ब्रेस्ड, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, इस प्रकार की एक वादा करने पर शर्मिंदा होते हुए, एम्ब्रेस होते हुए, आई से मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक स्कूल को बनाने में समय लगता है। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरी प्रकार के जो वादे या प्रोमिस थे, ऐसे उसके जीवन में, उसके अंधियारे जीवन में बहुत सारे दबे पड़े थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। उसको जानने के कई महीनों बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उसने अपना नाम बताया, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज, उसने घोषणा की या बताया। इट डज नॉट नो वॉट इट मीन्ट, वो नहीं जानता था कि उसके नाम का अर्थ क्या है। इफ़ ही न्यू समथिंग, इफ़ ही न्यू मीनिंग, अगर वो इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि उसके नाम का मतलब होता है संसार का भगवान, पूरे ब्रह्मांड का राजा, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे इस बात को विश्वास करने में बहुत समय लगता। अनअवेयर ऑफ वॉट इज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, वो अपीयर लाइक इन द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून। अपने नाम की मीनिंग से अनअवेयर, मतलब अनभिज्ञ होते हुए, उसको अपने नाम का अर्थ नहीं पता कि वो उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, एक बेयरफुट बॉयज़ मतलब नंगे पैर वाले, बिना चप्पलों के लड़कों की एक आर्मी, एक सेना बनी हुई है उनकी। वो अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की तरह आते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। और द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई थी। वार नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा, वार नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने बड़ी आसानी से जवाब दिया कि मेरी माँ ने चप्पलों को अलमारी से नहीं उतारा, इसलिए मैंने नहीं पहनी है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. इसी की बात के साथ एक लड़के ने बोला, ऐड किया, जोड़ा कि even if she did, he will throw them off, यदि उसकी माँ उन चप्पलों को उतार देगी तो भी वो उसे दूर फेंक देगा। Adds another, एक दूसरा लड़का बोलता है, वो is wearing shoes do not match, वो जिसने एक ऐसे जूते पहन रखे हैं जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते, अलग अलग हैं। When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. जब मैंने उसके जूतों पर टिप्पणी की तो वो अपने जूतों को छिपाता है, शफल करता है, इधर उधर छिपाता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं बोलता। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए, सेज ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ।
मुझे जूते चाहिए। एक तीसरा लड़का बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, जिसने अपने पूरे जीवन में जूतों का एक जोड़ा नहीं लिया था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। मतलब कह रही है कि देश की यात्रा करते हुए मैंने लोगों को नंगे पैर सड़कों पर घूमते हुए देखा, इन सिटीज शहरों में भी एंड इन विलेज रोड्स और गांव की सड़कों पर भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लोइटेशन। इट इज़ नॉट ए लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट इट इज़ ए ट्रेडिशन, जबकि ये एक ट्रेडिशन या एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मतलब ऐसा एक एक्सप्लेन किया जाता है उनके द्वारा, एक व्याख्या दी जाती है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उनके पास यही एकमात्र तरीका है, एक्सक्यूज है, बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, अपनी गरीबी को बताने का। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। मुझे कहानी याद है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने मुझे एक बार बताई थी। एज ए यंग बॉय, कि एक युवा लड़के के रूप में, जब वो युवा था सॉरी, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो एक स्कूल में जाता था जो कि एक मंदिर के पीछे था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज। वो मंदिर के सामने कुछ समय के लिए रुकता और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल which was now drowned in an air of desolation. 30 साल बाद मैंने उसके गांव की यात्रा की और उस मंदिर की भी यात्रा की, उसके भी गई मैं, जो which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब डेजोलेशन होता है अनदेखी करना, देखभाल नहीं होना, जो कि अब देखभाल नहीं होने के कारण बिल्कुल खंडर हो गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। तो बैकयार्ड मतलब उसके मंदिर के पीछे की साइड, आंगन में पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर वो नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स डली हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रीन यूनिफॉर्म, और एक युवा लड़का जिसने ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराब पहने हुए थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड। वो स्कूल से आया हाँफते हुए और अपना स्कूल बैग फेंक दिया खाट पर, बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को देखकर मुझे उस पहले वाली कहानी के लड़के की याद आ गई, जिसने गॉडेस ऑफ द शूज, मतलब उसने देवी से प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए तो उसने फिर दूसरी प्रार्थना की, लेट मी नेवर लॉस देम, कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। युवा लड़के आजकल, पुजारी के युवा लड़के जैसे आजकल सभी नए जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी भी बहुत सारे, जैसे मेरे पड़ोस में रैग पिकर हैं, कचरा उठाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी शूलेस या जूतों के बिना रहते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place of the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. My acquaintance with the barefoot rag pickers, जो नंगे पैर वाले, जो कचरा उठाने वाले लोग हैं, उनसे जो मेरी जान पहचान थी, leads me to सीमापुरी, ये मुझे सीमापुरी तक ले गई। A place or the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically, जो कि मतलब इसकी एक पेरिफेरी मतलब क्या है कि दिल्ली की एक परिधि या दिल्ली से बाहर, येट मील्स अवे फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से अभी भी बहुत दूर है। और
मेटाफोरिकली मतलब लाक्षणिक रूप से दिल्ली में ही आती है। सीमापुरी गए। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो लोग यहाँ पर रहते थे वो स्क्वैटर्स थे, घुसपैठिए थे जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज़ अमोंगस्ट देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से ही एक थी। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, जो सीमापुरी थी वो उस समय एक जंगल था। इट इज़ स्टिल, ये अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 ड्रैग पिकर्स। अब वहाँ पर मड के, मिट्टी के, कीचड़ के, तिरपाल के और टिन के छत बना के वहाँ पर एक स्ट्रक्चर या मतलब पंक्तियाँ बना के वहाँ पे मकान बना दिए गए हैं। ड्रेनेज और सीवेज की व्यवस्था कर दी गई है पानी निकालने की, ठीक है। और वहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा कचरा उठाने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वो यहाँ पर लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। वो बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान या बिना किसी परमिशन के यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड जरूर है जो कि उनको वोटर लिस्ट में नाम दिलाता है और दे इनेबल टू गेट ग्रेन्स, और अनाज प्राप्त करने में उनको योग्य बनाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। एक पहचान से, एक आइडेंटिटी से ज़्यादा भोजन ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, जीवन जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमैक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। ये कहते हैं कि यदि रात को हम अपने परिवार को भोजन करा सकें और पेट में दर्द के बिना, मतलब बिना पेट दुखे या आसानी से हम सो सकें, तो हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जो हमें कोई भोजन नहीं देते थे। Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। एक औरतों के समूह ने जिन्होंने लगभग भद्दी या फटी हुई साड़ियाँ पहनी हुई थी, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने पूछा कि तुमने अपने ब्यूटीफुल जो हाउसेज या ग्रीन फील्ड्स थे उनको क्यों छोड़ दिया। तब उन्होंने बताया कि भोजन ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन जीने के लिए। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर भी उन्हें भोजन प्राप्त होता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ पर भी उन्हें भोजन मिलता है वो अपने टेंट या तंबू गाड़ देते हैं जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके एक पार्टनर इन सर्वाइवल, जीविका कमाने में उनके पार्टनर बन जाते हैं, मतलब वो भी कमाने लगते हैं। एज सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल मतलब जीविका कमाने का मतलब होता है कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड दैट प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, मतलब कई सालों के दौरान अब इसको एक फाइन आर्ट के रूप में, मतलब एक अच्छी कला के रूप में माना जाने लगा है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कूड़ा है वो सोना माना जाता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोजाना का भोजन है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, भले ही ये एक लीकिंग रूफ, टपकने वाली छत हो, लेकिन उनके लिए इनफ है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए जो रैग है, जो कचरा है, वो इससे भी ज़्यादा कुछ होता है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। वो कहता है, साहिब बोलता है और उसकी आंखें चमक उठती है कि मुझे कभी कभी इसमें 1 रुपया या कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है गार्बेज में, कूड़े में। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more।
ये सत्य है कि जब आपको एक चांदी का सिक्का अगर कौड़ी में मिल जाए तो आप ढूंढना बंद नहीं करते, क्योंकि आपको फिर उम्मीद होती है और ज़्यादा मिलने की, तो आप और ढूंढते हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं उनके लिए कूड़े के ढेर का मतलब अपने माता पिता से अलग है। उनके माता पिता अपना जीविका का साधन समझते हैं बच्चे, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्ट टू देयर पेरेंट्स। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि बड़ों के लिए ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीवन जीने का एक जीविका का साधन है, जबकि बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर, ये एक लिफाफा लिपटा हुआ एक कचरा होता है, इन वंडर कि आश्चर्य, पता नहीं इसमें क्या मिलेगा। ठीक है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। एक दिन सुबह, सर्दियों की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस होता है मतलब बाड़ लगाना, मैंने साहेब को बाड़ लगाए हुए गेट के पास खड़ा हुआ देखा, ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो पड़ोस का क्लब था उसके, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जहाँ पर दो लड़के सफ़ेद ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, हम होता है हाँ भरना हो, ठीक है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उस बाड़ के पीछे खड़ा हुआ उसको कंटेंट मतलब लगातार रूप से देख रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता है। ही एडमिट, वो स्वीकार किया उसने। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूल लेने देता है, स्विंग को, ठीक है, यूज करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. साहिब ने भी वेयरिंग टेनिस शूज, टेनिस के जूते पहने हुए थे, दैट लुक स्ट्रेंज हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो कि उसकी फीकी मतलब डिस्कलर्ड रंग उड़ी हुई शर्ट और शॉर्ट मतलब निक्कर पर अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब मिसमैच था। Someone gave them to me, ये मुझे किसी ने दिए हैं। He says in the manner of an explanation, वो व्याख्यान करते हुए बताता है, वर्णन करता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तथ्य ये था कि वो किसी पैसे वाले मतलब रिच लड़के, अमीर लड़के के द्वारा रिफ्यूज़ कर दिए गए थे, मना कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए गए थे, त्याग दिए गए थे। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बोथर हिम, लेकिन उसका कारण क्या था कि उसके अंदर, एक जूते के अंदर एक छेद हो गया था, इसलिए किसी लड़के ने उन्हें पहनने से मना कर दिया था। बट इट डज नॉट बोथर हिम, बोथर होता है परेशान करना, लेकिन ये जो होल था, छेद था, ये साहेब को समस्या नहीं करता था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, एक ऐसे व्यक्ति के लिए ये कोई समस्या नहीं था जो कि हमेशा नंगे पैर घूमता था, उसके लिए ये जूते काफ़ी अच्छे थे। इवन शूज़ विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी अगर मिलता है तो लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, जैसे कि एक सपना सच होने के जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो इतनी गहराई से, इतनी इंटेंटली देख रहा था, वॉज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहेब अपने दूध की डेयरी के रास्ते पर था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा या कनस्तर था, पीपा बोलते हैं जिसको। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में लंबी दूरी पर या आगे मुझे पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और पूरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा था वो मैंने देखा था, जो उसका केयर फ्री लुक होता था, बिल्कुल मतलब केयर फ्री से मतलब होता है बिल्कुल
मस्त लापरवाह एक तरीके से, जिसे कोई चिंता नहीं होती, उसका चेहरा वो लुक खो चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। जो स्टील का कैनिस्टर था वो उसे उस कचरे के बैग से ज़्यादा भारी लग रहा था, जो वो अपने कंधे पर ढोकर ले जाता था। कारण क्या था? द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु आउन्स द टी शॉप, और जो कनस्तर है वो उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर, साहेब अब अपना स्वयं का जो आउन मास्टर मतलब खुद का अधिकारी या खुद का मालिक नहीं रहा था, वो किसी दूसरे के अधीन काम करता था। ठीक है भाई, देखो एक स्टोरी हो गई। यहाँ से फिर आपकी सेकंड स्टोरी एक चालू होती है, इसी प्रकार के एक बच्चे की कहानी है। ठीक है, वो हम आपको नई वीडियो में कराएंगे। आप पढ़ते रहो और कमेंट करके बताया करो अगर कोई भी समस्या आपको आती है। ठीक है, धन्यवाद।